आइए मित्रों, एक बार फिर से आपको रोबो स्टडी में फिर स्वागत है। आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और यहाँ पर ही हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। मुझे पर्सनली ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है बिकॉज आपकी बेसिक फिजिक्स यहीं से ही शुरू होती है एज फार इज मोशंस एंड फोर्स आर कंसर्न। ओके, तो अब आपको मज़ा आने वाला है। तो अब हमने देखा कि फोर्स, द मोशन इज द रीजन, इज द कॉज। ओके, ड्यू टू द फोर्स। और हमने फोर्स के बारे में पढ़ा कि इट्स चेंज द पोजिशन, इट्स चेंज द स्टेट, इट्स चेंज द शेप एंड साइज एंड इट्स चेंज द डायरेक्शन, देन ऑन इट साइड इज द फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स अप्लाई हुआ है। थोड़ी सी मैं आपको आज एक स्टोरी थोड़ा सा बताऊंगा, एक दो सब लाइन में। जो आपने गैलीलियो साहब का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े मतलब फिलोसफर, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ओके, उनका नाम था गैलीलियो। उनका नाम था गैलीलियो। सो ये ये बेसिकली ये आप सहेंगे तो ये इस कॉन्सेप्ट के जन्म जाता है, जिन्होंने ये पहली बार, कॉन्सेप्ट तो है ये तो, फोर्स इज द फेनोमेना, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है जब से दुनिया बनी है, तब से ये एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जो गैलीलियो साहब थे, इन्होंने पहली बार हमसे आके कहा, लोगों से कहा कि एक अनबैलेंस फोर्स ही चाहिए, ओके, टू इनिशिएट द मोशन। अगर हम मोशन को इनिशिएट करते हैं, अगर मोशन को इनिशिएट करते हैं, ओके, तो मान लीजिए अगर कोई अनबैलेंस फोर्स, तो वो फोर्स किसी भी रूप में हो सकता है। वो फोर्स फ्रिक्शन के रूप में हो सकता है, वो फोर्स पुश के रूप में हो सकता है, वो पुल के रूप में हो सकता है। तो अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा, तो मोशन नहीं अप्लाई होगा, नो फोर्स नहीं अप्लाई होगा, और ऑब्जेक्ट में जो परिवर्तन है, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, उसमें हमें कोई भी चीजें हमें नहीं पता चलेगी। ओके, सो लेकिन उन्होंने और कहा कि बट नो अनबैलेंस फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ओके, सो अगर, और आगे उन्होंने ये भी कहा कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग द स्ट्रेट लाइन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो अगर, ये बहुत बड़ी बात थी, इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर मान लीजिए इस तरह के इंक्लाइन सरफेस है, और अगर हम यहाँ से बॉल को छोड़ रहे हैं, बॉल बार बार ऐसे नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला जो सिस्टम है, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हो, friction with the object and the surface, friction with the friction with the air, friction with the other thing अगर ना हो तो क्या होगा? तो इस तरीके का जब ऐसा बात होगा, तब हम लोग उसको, ये हमेशा लगातार मूव करते रहेगा कंटिन्यूअस मोशन में, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन एक बहुत बड़ा फोर्स की तरह काम करता है, जो किसी चीज को रोकने में कारगर साबित होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप कार चलाते रहेंगे, तो आप कार चलाते ही रहेंगे। ओके, और इस गैलीलियो साहब के इस अनबैलेंस फोर्स के जो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट हमें दिया, इसके ऊपर में आगे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था न्यूटन, और न्यूटन ने हमें बेसिक लॉज ऑफ मोशन दिया। उन्होंने बेसिक लॉज में उन्होंने क्या बोला कि जो मोशन है बेसिकली सिर्फ एक लॉ, जैसे गैलीलियो साहब ने तो ये बता दिया था कि अनबैलेंस फोर्स चाहिए, अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो एक यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में ये चलता ही रहेगा ऑब्जेक्ट। इस सिद्धांत को गैलीलियो साहब के बाद न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा 3 बेसिक लॉ ऑफ मोशन दिए। उन्होंने बोला फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ इज वेरी वेरी फेमस लॉ, एंड सभी विद्यार्थी जो भी क्लास साइंस पढ़ता है प्राइमरी स्कूल तक, माफ कीजिएगा,
वो जरूर इस लॉ को पढ़ा है। तो उन्होंने पहला लॉ क्या बोला, उन्होंने पहला लॉ कहा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मेथड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो लगातार चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, वो तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पे आके उसको नहीं रोके। सो बाहरी फोर्स कोई आप भी हो सकते हैं, फ्रिक्शन भी हो सकता है, ग्रेविटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तो है कि चंद्रमा में ग्रेविटी 1/6 होता है, तो हम हवा में उड़ते हैं। आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स को, मूवीज में देखे होंगे या बहुत सारे ज्योग्राफी चैनल वगैरह में तो आजकल दिखता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज दैट कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ, तो अगर हम उसको हिंदी में बोले, अगर कोई चीज गतिमान है, मोशन में है, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अनलेस अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई हम नहीं करें। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज said to be state of motion or the state of rest unless until the external force is applied not applied on it। अगर मैं जिस कमरे में पढ़ा रहा हूं, अगर ये मैं लैपटॉप ऐसा ही छोड़ दूं, स्मार्ट बोर्ड ऐसा ही छोड़ दूं, और आप अपने कमरे में जहां ये पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने के बाद उठ जाएं, चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दें, और साल भर के बाद आए हम और आप, तो हम सारी चीज़ों को यहीं ऐसा ही पाएंगे अनलेस अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो जाए। फाइन, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। सो हमारे डेली लाइफ में वी ऑब्जर्व दैट द मूविंग बॉडी लूजेज स्पीड, दे मूव ग्राउंड एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। क्यों ऐसा होता है? हम देखते हैं एक कार, एक ऑब्जेक्टिव चल रहा है, आप बॉल को ऐसे लुढ़का दीजिए ग्राउंड में, आप चलते 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 फिर ये स्टॉप हो जाएगा। तो हमने बताया एक्सटर्नल फोर्स है, एयर फोर्स है, एनवायरमेंट की फोर्स है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, बहुत सारी चीजें जो इसमें अप्लाई करता है और जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट फाइनली रुक जाता है। तो जैसे कि हमने बोला, न्यूटन साहब ने भी कहा कि इट इज दी, अगर कोई रेस्ट में है और कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, अनलेस अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई नहीं हो जाए। फाइन। अब ये जो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन क्या है? सो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली एक फेनोमेना है जिसको फिजिक्स की बात में हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, एक टेंडेंसी है, इज एन प्रॉपर्टी और इट इज एन टेंडेंसी। एक गुण है, इसको हिंदी में बोले गुण है, एक करेक्टर है प्रॉपर्टी का, जिसके कारण वो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में रहता और स्टेट ऑफ मोशन में रहता। ओके, सो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, ये लड़का कैरम बोर्ड खेल रहा है, तो कैरम बोर्ड में इन्होंने गोटी रखी है, ऐसे हम रखते हैं ना, कॉइन्स बोलते हैं हम लोग, गोटी बोलते हैं। ओके, और जब आप स्ट्राइकर से हिट करते हैं इसको, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नीचे वाला बाहर आ जाता है और फिर ये सारे लोग नीचे चले जाते हैं ऐसे। जैसे यहाँ था 1 2 3 4 5 6, तो 6 फिर ऐसा हो जाएगा और 7वां बाहर निकल जाएगा। और आपने बहुत अच्छी शॉट मारी है तो कॉइन्स
आपके कैरम बोर्ड के किसी होल से निकल के आपको मिल जाएगा। मजा आता था बहुत खेलने में। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, मान लीजिए आप एक ग्लास का टम लेंगे और उसमें एक पोस्ट कार्ड रखेंगे, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, और उसके ऊपर आप एक कॉइन्स रखेंगे, और जैसे ही उस ग्लास को आप फ्लिक करेंगे, धक्का देंगे अंगुली से, तो आप देखेंगे ये जो कॉइन्स है, ये कॉइन्स एक ग्लास में गिर जाएगा और ये पोस्ट कार्ड नीचे आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? ये दोनों केस में, इन दोनों केस में इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये जो ऊपर की गोटी थी, इनकी प्रॉपर्टी थी कि ये रेस्ट में रहे। सिमिलरली ये कॉइन्स की प्रॉपर्टी चाहता था कि मैं हमेशा रेस्ट में रहूं। लेकिन जब हमने कैरम बोर्ड के पहले बड़े वाले स्ट्राइकर से अगर हिट किया, तो ये पर्टिकुलर कॉइन्स ही आया मोशन में, और ये बाद बाकी रेस्ट में रह गया। ओके, सो बेसिकली ये इसकी प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं हुआ कि इसके कारण से सारा का सारा मोशन में आ गया। और इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया क्या है? एक टेंडेंसी है, एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है और स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है। ओके, अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट है मास का। सो इनर्शिया हम कैसे मेजर करते हैं? बेसिकली इनर्शिया को हम मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ओके, तो मास एंड वेट दो अलग चीजें, कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। मास एक इनर्शिया का मेजरमेंट है जिसका एसआई यूनिट केजी है। एमके यूनिट पढ़ा है ना हमने, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। डिस्टेंस को हम मीटर से नापते हैं, डिस्टेंस को। वजन को वेट, और किसी चीज को वजन करना है तो उसको किलोग्राम से, एंड समय को, टाइम को सेकंड से नापते हैं। एमकेआईएस यूनिट, एसआई यूनिट भी इसको बोलते हैं, एसआई यूनिट। तो इस एसआई यूनिट में जो मास है, मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है। ओके, सो मास क्या है? मास इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया, इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया। ओके, तो हमने देखा इनर्शिया, हमने देखा। ओके, सो अब आगे हम बात करते हैं मास। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। मास इज व्हाट? मास इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, और इसकी जो यूनिट है वो एसआई यूनिट है। ओके, सेकंड, अब आगे डिस्कस करते हैं कि इनर्शिया है क्या। सो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया जिस तरीके से फोर्स भी 3 डिफरेंट टाइप को, कुछ प्रॉपर्टी हुए फोर्स में ना, हम मोशन में गए, रुक गए, शेप एंड साइज। तो अगर हम ब्रॉडली इसको क्लासिफाइड करेंगे इनर्शिया को, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट अपने स्थान में रहता है, ये अपना स्थान परिवर्तन करता है बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो उसको हम बोलते हैं, 3 तरह का इनर्शिया होता है। एक को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है द बॉडी इज एट रेस्ट, स्टार्ट मूविंग ऑफ इट्स ओन। ओके, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है वो स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा, राइट? दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, एंड सो अगर इसको बहुत बोले, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ, द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये इनएबिलिटी है, इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट।
मतलब आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, इस इनएबिलिटी क्यों है? इनएबिलिटी है क्योंकि अपने आप तो चेंज नहीं कर सकता है। ओके, जैसे बस और ट्रेन रुका हुआ है तो रुका हुआ है, तब तक रुका है जब तक उसको हम पीछे से धक्का नहीं मारे या उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो। तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो काम करना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रह जाएगा। एंड इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ मोशन टू चेंज इटसेल्फ द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट का जगह स्टेट ऑफ मोशन। ठीक उसी तरीके से अगर कोई चीज लगातार चल रहा है और फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, नो फ्रिक्शन इज वर्किंग, नो फ्रिक्शन इज वर्किंग, नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम गैलीलियो साहब का एग्जाम्पल देखें तो अगर ये कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो ये बॉल ऐसा ऐसा घूमते ही रहेगा, राइट? तो inertia of rest and inertia of motion is the inability of an object to change its position from state of rest or state of motion. फाइन, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और सबसे आखिरी इसमें है inertia of direction. So inertia of direction क्या है? Inertia of direction is the inability of body to change what? The state of the direction of a motion. अगर सीधा है तो सीधा चलेगा, ऑब्जेक्ट सीधा है तो सीधा चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इनर्शिया तीन तरह के हो गए। एक को बोल देते हैं हम इनर्शिया, तो पहले आपने समझ गए कि इनर्शिया इज अ वेरी कॉन्सेप्ट, और ये बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से जुड़ा हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए। और इनर्शिया तीन तरह का होता है, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। रेस्ट है, अगर रेस्ट में है कोई चीज तो अपने आप रेस्ट में रहेगा अनलेस अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स में काम नहीं करे। सिमिलरली मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे। तो हमने आपको देखा कि यहां जब हम पोस्ट कार्ड को फ्लिक करते हैं तो इतना सफिशिएंट मोशन नहीं है कि क्या होता है कि वो जो कॉइन है वो स्टील रेस्ट में है, तो उसकी एबिलिटी है दैट इज इनेबल टू गेट इनटू द मोशन बिकॉज ऑफ द पोस्ट कार्ड फ्लिकर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आगे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ओके, एंड आगे देखते हैं। तो मुझे ऐसा आशा है कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आएगा। न्यूटन हम लोगों ने पहले जो दो अभी पढ़े हैं यहाँ, सो न्यूटन्स हमने पढ़ा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हमने पढ़ा इनर्शिया ऑफ मोशन, और हमें आशा है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। हम ऐसे ही हमें देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक है? और आगे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लेके आएंगे, ओके, अगले वीडियो में। तो हमें देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट दीजिए कि आपको और कैसे वीडियो चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।